अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के शहर इस्तांबुल से वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो तुर्की में आके ओवरस्टे होके गए हैं या जिनको डिपोर्ट किया गया है, वो दोबारा वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। इस पे हम बात करेंगे क्योंकि आपको मेरे चैनल के ज़रिए तुर्की की ग्राउंड रियलिटी कवानीन के मुताबिक मालूमात मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुर्की के रिलेटेड आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। आए हम आप बात करते हैं उन लोगों के लिए जो तुर्की के अंदर किसी वजह से ओवरस्टे होके गए हैं या जिनको डिपोर्ट किया गया है। ये दो कैटेगरीज अलग अलग हैं। सबसे पहले अगर कोई विजिट पर आया है तुर्की में, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता जाऊं कि ओवरस्टे विजिट वीज़ा पर आकर कौन लोग होते हैं और कब से ओवरस्टे शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं होती, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप तुर्की के अंदर विजिट वीज़ा पर आए हैं, आपने अपना वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, इमिग्रेशन में दरख्वास्त दी, आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा के दिन थे 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन, आपने वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई किया। जब आपने अप्लाई किया तो कुछ अरसे के बाद, चूंकि यहाँ पे कुछ अदारे की तरफ से, इमिग्रेशन की तरफ से 90 डेज का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आपको डिसीजन दिया जाता है। डिसीजन ज़्यादातर 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है या मैक्सिमम 1 महीना लगता है। अब मैं थोड़ा सा ये बताता जाऊं कि कुछ लोगों को ओवरस्टे की समझ नहीं होती कि ओवरस्टे कब से आपका स्टार्ट है। जब आपने वीज़ा अप्लाई कर लिया कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो दिन थे वीज़ा के वो थे 30 दिन, आपके वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपका डिसीजन आ गया 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप यहाँ पे रहे, आपका डिसीजन आया, नेगेटिव आया। जब आप वापसी के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपको कहा जाता है कि आप ओवरस्टे हैं, फाइन पे करें, या दूसरी सूरत में आपको बैन किया जाता है। अब आप वहां पे ये कहते हैं कि हमने तो वीजा एक्सटेंशन अप्लाई किया था, हम ओवरस्टे तो नहीं हुए। जो ही हमें अदारे की तरफ से नेगेटिव मैसेज आया, हमने फौरन फ्लाई करने के लिए टिकट ले ली, तो हम तो ओवरस्टे नहीं है। आपके नॉलेज के मुताबिक ओवरस्टे नहीं है, लेकिन सिस्टम के अंदर आप ओवरस्टे हैं। इस तरह से कि आपका वीजा 30 दिन का था, 30 दिन पासपोर्ट के ऊपर जब वीजा खत्म हो गया तो 30 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, यानी कि पासपोर्ट स्टिकर वीजा के 30 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1.5 महीने के बाद आपको डिसीजन मिला, नेगेटिव आया। जिस दिन नेगेटिव डिसीजन आया उस दिन से आप काउंट कर रहे हैं आप ओवरस्टे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जब से आपका पासपोर्ट पे वीजा खत्म हुआ उस डेट से लेके आप ओवरस्टे कंसीडर किए जाते हैं इनके सिस्टम के अंदर। लिहाजा ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो दो चीजें आपके पास होती हैं, आप या फाइन पे करते हैं या आपको बैन कर दिया जाता है। अब अगर आप ओवरस्टे हैं, 1 से 3 महीने के अंदर अंदर आप ओवरस्टे हैं और वापस जा रहे हैं, तो आप फाइन पे करते हैं या बैन किया जाता है। तो बैन, अगर आप फाइन पे नहीं करते तो बैन आपका मैक्सिमम 3 महीने हो सकता है। अगर आप 3 से 6 महीने ओवरस्टे हैं तो आपको मैक्सिमम 6 महीने के लिए बैन किया जा सकता है। अगर आप 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका ओवरस्टे है तो आपको 1 साल तक बैन किया जा सकता है। अगर कोई 1 साल से ऊपर ओवरस्टे है तो उसको 5 साल के लिए बैन किया जा सकता है। बात करते हैं उसके लिए जिसको डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्ट होने की कई वजह हो सकती है। अगर कोई ओवरस्टे है, रास्ते में चेकिंग हो गई है, चेक किया गया है, पुलिस ने पकड़ लिया और डिपोर्ट कर दिया गया, तो उसके लिए भी ये सेम चीजें, फाइन और बैन हो सकता है। अगर कोई तुर्की के अंदर गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल था और वो पकड़ा गया और उसको डिपोर्ट किया गया तो उसके लिए अलग कैटेगरी है। उसके लिए बैन कितनी देर के लिए किया जा सकता है वो डिपेंड करता है उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी पर। उसको फाइन किया जा सकता है या सिर्फ फाइन किया जा सकता है या फाइन के साथ बैन भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड पर, क्रिमिनल एक्टिविटी पर। अब बात हम करते हैं फौरन क्या पाकिस्तान से या जिस कंट्री का था उस कंट्री से दोबारा वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तुर्की का, तो कब, कैसे और किस तरह किया जा सकता है और कौन करे और कौन ना करे। मैं फौरन आपको बता देता हूं कि जैसे कि मैंने विजिट वीजे वाले के लिए बताया कि अगर वो 3 महीने के अंदर चला गया है, 6 महीने के अंदर चला गया है, फाइन पे किया है उसने और बैन भी उसको पता है इतनी देर का है, तो राय अपनी ये दूंगा कि तुर्की का दोबारा वीजा अप्लाई करने से पहले
कोशिश करें कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री किसी दूसरी कंट्री में विजिट करके बना लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैंने तुर्की का ही वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको मैं ये राय दूंगा कि आप दोबारा विजिट वीज़ा अप्लाई ना करें, आप किसी दूसरी कैटेगरी में अप्लाई कर लें, यानी कि आप स्टूडेंट कैटेगरी में कर लें, यानी बिजनेस में कर लें, बिजनेस वीज़ा में कर लें, या आप मेडिकल वीज़ा में कर लें। अगर आप विजिट वीज़ा ही करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी चीज़ बताता जाऊं, साथ आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी कि विजिट वीज़ा जब आप अप्लाई करना है तो मिनिमम टाइम कम से कम 6 महीने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर साल का इंतज़ार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। यानी अगर आपको पता है मैं फ़ाइन पे करके आया हूँ, मुझे 3 महीने के लिए बैन किया गया है, तो अब मेरे 3 महीने गुजर गए हैं, तो फ़ौरन अप्लाई ना करें। आप मिनिमम 6 महीने का इंतज़ार करें अगर आपका बैन 3 महीने का है तो। और जब आप अप्लाई करें तो कोशिश करें आप अपनी फाइल के अंदर ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर दें कि लास्ट टाइम जब मैंने तुर्की में विजिट किया था ओवरस्टे होने की मेरी वजह क्या थी। ये चीज़ आपकी फाइल को मजबूत करेगी। ये था विजिट वीज़ा वाले के लिए तुर्की का दोबारा वीज़ा अप्लाई करने के लिए राय। अब मैं उस वीज़े पे बात करता हूं जिसको डिपोर्ट किया गया है। अब डिपोर्ट जिसको किया गया है, सिंपल डिपोर्ट किया गया है, उसी की भी कंडीशन सेम है जैसे कि एक विजिट वीज़ा पर खुद आया और चला गया, सेम कंडीशन है। चाहे वो डिपोर्ट किया गया है, पकड़ा गया है, डिपोर्ट कर दिया गया है, तो उसका भी अगर बैन 6 महीने है, 3 महीने है, उसको भी इसी तरह कोशिश करनी चाहिए कि बैन का टाइम गुजारे। अगर आप पे करके गए हैं और बैन भी हैं तो बैन का टाइम गुजारने के बाद मिनिमम 6 महीने या 1 साल अगर वेट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड में, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड में हैं, या आप किसी ऐसी एक्टिविटी में हैं कि आपको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, तो मैं आपको राय ये दूंगा वीज़ा ना अप्लाई करें। आपके लिए बेहतर है कि आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि आपको वीज़ा मिलना मुश्किल है। तब तक आप वीज़ा अप्लाई ना करें जब तक आप तुर्की के अंदर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ख़त्म कैसे होगा। कोशिश ये करें कि आपका अगर तुर्की में कोई वकील जानने वाला है तो उसको हायर करके उसको पावर ऑफ अटर्नी दे के अपने केस के बारे में मालूमात लेके फिर वीज़ा अप्लाई करें। दूसरा ये है कि फिर भी आप किसी ना किसी तरीके से अगर वीज़ा हासिल कर भी लेते हैं, विजिट वीज़ा या किसी और कैटेगरी का, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बकाया है तुर्की के अंदर, किसी ना किसी वजह से आप वीज़ा हासिल कर तो लेंगे। जब आप पाकिस्तान से या अपने मुतलका कंट्री से फ्लाई करके तुर्की में आएंगे, तुर्की की एयरपोर्ट पर आएंगे, तो आपको एंट्री नहीं देंगे, बल्कि आपको उसी तरह पुलिस वाले पकड़ के मुतलका थाने में ले जाएंगे और जाके आपको कैद भी हो सकती है, या आपको बहुत बड़ा फाइन किया जा सकता है, और यहाँ फाइन के साथ कैद होगी। और साथ ये कहा जाएगा कि जब तक ये केस आपका क्लियर नहीं होगा आप वापस नहीं जा सकते। तो यहाँ ये सब कुछ ना हो तो फिर एयरपोर्ट पे आकर आपको दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाएगा फौरन। तो इसलिए मेरी राय ये है कि जिनका यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपना रिकॉर्ड क्लियर करवाना चाहिए, रिकॉर्ड के बारे में पता करना चाहिए किस कैटेगरी में आपका रिकॉर्ड है, बैन किस कैटेगरी में है। क्लियर करवाने के बाद फिर आप अप्लाई करें, कोशिश करें तो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और दूसरा, जिस तरह कि मैं विजिट वीज़े वाले के लिए बात की थी, वो बिल्कुल इसी तरह आप कोशिश करके आप वीज़ा अप्लाई करें। ये एक ऐसा पेचीदा मसला मैंने उठाया है कि जो लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता, और आते हैं, ओवरस्टे होते हैं, डिपोर्ट होते हैं, तो फ़ौरन पाकिस्तान में कोशिश करने लग जाते हैं दोबारा विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए, या दोबारा तुर्की का किसी भी कैटेगरी में वीज़ा हासिल करने के लिए। लेकिन जब जब वो अप्लाई करते हैं रिजेक्ट हो जाता है, फिर अप्लाई करते हैं रिजेक्ट हो जाता है, तो भाई ये आपकी फाइल ख़राब हो रही है। तो अब ये वीडियो पूरी देख के समझ आ गई होगी कि आपको कब वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। सब्र से, सीख के, समझ के, अपने तुर्की के कवानीन के मुताबिक अप्लाई करें, ना के पैसे ज़ाया करें, ना आप अपनी फाइल को ख़राब करें। तो मेरा ख्याल है आपको मेरी वीडियो सुनने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल पर नए आने वालों को वेलकम करता हूं, और तुर्की के अंदर इसी तरह की आपको मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ रहें। मिलते हैं एक नई ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।